बाबा जागेश्वर की बात सुनकर कश्यप हैरान हो गया था। आखिर वो अपनी पत्नी को आज रात किसी बाबा के पास कैसे छोड़ सकता था। इसलिए उसने एक नजर अपनी बीवी मालती की तरफ देखा, लेकिन मालती संतान पाने के लिए काफी बेचैन थी। इसके लिए किसी भी रास्ते से गुजरने के लिए वो तैयार थी। मालती की एक नजर पाकर ही कश्यप समझ गया था कि मालती बाबा जागेश्वर के साथ रात बिताने को भी तैयार थी। आखिर गलती भी तो कश्यप की ही थी। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए वो मालती को रोक भी नहीं सकता था। वो बस उस कुटिया के बाहर वाले कुंड के पास किसी पत्थर पर जाकर बैठ गया और मालती ने इसे हाँ समझा और वो बाबा जागेश्वर के साथ कुटिया में चली गई। जैसे ही कुटिया के दरवाजे बंद हुए, कश्यप फूट फूट कर रोने लगा। आखिर उसका प्यार किसी और से रिश्ता बनाने जा रहा था। कश्यप रोकर बोला, हाय मेरी किस्मत, आखिर ये कैसा दुख दिया है तूने, जानते हुए भी कि अंदर क्या हो रहा है मैं यहां बाहर बैठा हुआ हूं। कश्यप के ऐसा बोलते ही चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते चारों तरफ काले बादल घिराए थे। ठंडी हवा के साथ आने वाली रिमझिम बारिश ने अपना रौद्र रूप ले लिया था। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और तूफान कश्यप को झकझोर रहा था। लेकिन कश्यप अपने दुख के नीचे दबा हुआ था और कश्यप के आंसू लगातार बह रहे थे। वो अब ये दुख और सहन नहीं कर सकता था। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। रात भर बिजली चमक रही थी और कश्यप को पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। हल्की सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद कुटिया का दरवाजा खुल गया और मालती और बाबा जागेश्वर उसमें से बाहर निकले। कश्यप ने मालती को देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कश्यप के शब्द उसके मुंह में ही दब चुके थे और वो अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो बस मालती को देखे जा रहा था। बाबा जागेश्वर वापस अपनी कुटिया में चला गया और मालती ने कश्यप को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कश्यप पीछे हट गया। इसका कारण मालती समझ चुकी थी, इसलिए वो बोली, कश्यप जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा तो बस पूरी रात ध्यान में बैठे हुए थे और मैं उनके सामने थी। हमारे बीच किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं हुआ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं आज भी आप ही की हूं और हमेशा रहूंगी। बाबा के आशीर्वाद से अब मेरे भी पेट में बच्चा होगा। हम दोनों भी माँ बाप होने का सुख ले पाएंगे। इतना सुनकर कश्यप खुशी से उछल पड़ा। आखिर उसकी बीवी मालती ने वैसा कुछ नहीं किया था जैसा उसने सोचा था। कश्यप ने झट से मालती को गले लगा लिया। एक खूबसूरत सवेरा मालती और कश्यप की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आया था। दोनों खुश थे और वापस अपनी हवेली की ओर चले गए। इस घटना को 10 साल बीत चुके थे। मालती और उसके पिता कुलेश्वर एक हवेली में रहते थे जिसका नाम चार्ल्स विला था। यह हवेली खास तौर पर टूरिस्ट के ठहरने के लिए जगह बन चुकी थी। इसी से मालती और उसके पिता का जीवन यापन हो रहा था। सर्दियों का समय आ चुका था और आज का ही दिन था जब उस हवेली में कुछ नए टूरिस्ट आने वाले थे। अक्सर टूरिस्ट की संख्या 10 होती थी, लेकिन इस बार 20 टूरिस्ट का ग्रुप इस हवेली में रुकने आया था। मालती और उसके पिता कुलेश्वर हवेली के मेन गेट पर टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए रुके हुए थे। तभी एक लग्जरी ट्रैवल बस हवेली के सामने आकर रुकी और उसमें से सभी टूरिस्ट नीचे उतरे तो वो हवेली को देखकर मुस्कुराने लगे। हवेली बाहर से काफी सुंदर थी और उसका मेंटेनेंस भी सही से हो रखा था। इन्हीं टूरिस्ट ग्रुप में योजन और मीरा भी शामिल थे। ये शादी के बाद उनकी पहली ट्रिप थी। मीरा प्रेग्नेंट थी, इसलिए योजन मीरा को संभालकर बस से उतार रहा था। मालती की नजर अचानक ही मीरा की तरफ चली गई। मालती ने सभी का वेलकम किया और सभी को अंदर हवेली में ले गई। अंदर हवेली को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हवेली जितनी खूबसूरत बाहर से थी, उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर से थी। मालती सबके सामने खड़े होकर बोली, आप सभी का स्वागत है चार्ल्स विला हवेली में। मुझे आशा है कि आप सभी को शिमला की वादियों के बीचों बीच बनी इस हवेली में मजा आएगा। चार्ल्स विला हवेली मेरे पिताजी की बनाई हुई है और हम दोनों ही यहाँ अक्सर अकेले रहते हैं। हम अकेला महसूस ना करें इसलिए हमने इस हवेली को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया। आप सभी के कमरों के मुख्य दरवाजों पर सभी के नाम लिखवा दिए गए हैं, जिससे आप अपना कमरा न भूलें। आप इस हवेली में जहां चाहे वहां रह सकते हैं, लेकिन आप सभी को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि शाम होते ही कोई भी टूरिस्ट हवेली से बाहर नहीं जाएगा और ना ही रात को कहीं जाएगा। सभी को सुबह 5 बजे से पहले और शाम के 8 बजे के बाद हवेली में ही रुकना होगा। यह सुनकर सभी चौंक चुके थे। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मालती ने ऐसा क्यों कहा था। इसलिए सभी एक सुर में बोले, लेकिन ऐसा क्यों? मालती ने गहरी नजर डालकर हल्के से बोला, यह सब शुरू हुआ था 10 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 15 महीने हो चुके थे। मेरी इस अजीब प्रेगनेंसी के पीछे का राज खुद डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे।
क्योंकि सारे रिजल्ट्स नॉर्मल थे। फिर भी मेरा बच्चा बाहर नहीं आ रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा ऑपरेशन होगा, जिसमें मेरे बच्चे की भी मौत हो सकती थी, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घर लौट आई और अगली सुबह मैं जैसे ही सोकर उठी तो मैंने ऐसा देखा जो कल्पना से भी परे था, क्योंकि मेरी गर्भावस्था गायब हो गई और मेरा पेट सामान्य हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे मुमकिन है, मगर इससे भी बड़ा अचंभा मेरा इंतजार कर रहा था। अचानक मैंने बाहर शोर शराबा और रोने धोने की आवाज सुनी, तो मैंने अपने पिता से इसका कारण पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि उस सुबह गांव का हर मर्द मरा हुआ पाया गया और गांव की हर औरत 9 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ऐसा क्या हुआ? मतलब आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ जिससे आपकी प्रेगनेंसी गायब हो गई? गांव के हर मर्द की मौत हो गई तो आपके पिता कैसे बच गए? उस रात हर औरत 9 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? सभी बहुत चौंक चुके थे और सभी के मन में सवाल का बवंडर उठ रहा था। मुझे लगता है रात काफी हो गई है और आप सभी को अब आराम करने जाना चाहिए। ये बातें हम बाद में करेंगे। आप लोग फ्रेश हो जाइए। आप लोगों का डिनर भी तैयार हो गया है, तो आप लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाइएगा। ये सुनकर सभी अपने कमरों में जाने लगे और योजना और मीरा भी अपने कमरे की तरफ चल पड़े। मालती ने अचानक ही मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, लगता है आप प्रेग्नेंट है। जी हाँ। तो फिर आप प्रेगनेंसी में ट्रैवल क्यों कर रही है? वो दरअसल मेरे पति योजन को घूमने का काफी शौक है और शादी के बाद हम दोनों ने काफी जगह घूम ली, लेकिन शिमला रह गया था, तो सोचा क्यों ना प्रेगनेंसी में शिमला घूमकर आ जाए। लेकिन प्रेगनेंसी में घूमना शायद सही नहीं है, मालती ने मीरा के लिए चिंतित होकर पूछा, जिसे देखकर मीरा ने हंसकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल थिंग है जो हर लड़की के लिए मायने रखती है। इस बच्चे के लिए हम दोनों ने वैसे भी काफी परेशानियां देखी है। ये सुनकर मालती के कान खड़े हो गए और वो चौंक कर बोली, कैसी परेशानी? योजन की सेक्सुअल कमजोरी की वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। मालती ये सुनकर चौंक गई और तुरंत बोली, तो फिर ये बच्चा कैसे हुआ? मालती के ऐसा चौंक कर पूछने की वजह से मीरा हंस पड़ी और हंसकर बोली, दरअसल ये कई लोगों की समस्या होती है, इसलिए हमने आईवीएफ की हेल्प ली थी। आईवीएफ मतलब? आपको आईवीएफ नहीं पता? नहीं, हमारे गांव में तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रोसेस है बच्चा पैदा करने का। मतलब आईवीएफ एक प्रेगनेंसी इलाज यानी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो उन लोगों के लिए बना है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रोसेस से उन कपल्स का इलाज किया जाता है जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। आईवीएफ के जरिए काफी निसंतान कपल्स को अपनी संतान होने का सुख मिला है। अगर ये दोनों ना हो और किसी एक में कमजोरी हो तो, मान लो किसी औरत में कमजोरी हो तो क्या फिर भी साइंस बच्चे पैदा करवा सकता है? मालती के लिए ये सब किसी जादू जैसा था, क्योंकि उसने कभी भी इन सब के बारे में नहीं सुना था। मीरा को ये सब सुनकर पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर वो बोली, हाँ, इस प्रोसेस को सैरोगेसी कहते हैं। इसमें पति का स्पर्म किसी दूसरी औरत में बिना किसी तरह के फिजिकल रिलेशन के डाल दिया जाता है और फिर वो बच्चा पैदा करके उन जोड़ों को दे देती है जिन्हें बच्चों की जरूरत होती है। कमाल है। मालती इतना बोलकर मुस्कुराई और वो बोली, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बच्चा नहीं होता तो फिर कुछ लोग तो जादू तंत्र का भी सहारा लेते हैं। मीरा ये सुनकर तुरंत बोली, औरतों को ऐसे किसी भी तरह की चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि बच्चा जरूरी है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी है। मालती ये सुनकर कुछ नहीं बोली और फिर सभी टूरिस्ट अपने अपने कमरों में जाकर फ्रेश होने लगे। कुछ देर बाद सभी वापस डिनर टेबल पर आ गए और सभी बैठकर डिनर करने लगे। तभी उनमें से 2 कपल, गरिमा और सतीश, ने वापस मालती से पूछा, जब हम जा रहे थे तब हमें एक गांव मिला था जो काफी सुनसान था। क्या मालती ये वही गांव था जिसके बारे में आप बता रही थी? बिल्कुल। तो बाकी बच्चे लोग कहाँ चले गए? पता नहीं। इसी प्रकार के और आपको वीडियो देखना है और इसी प्रकार की स्टोरी आपको सुनना है तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करें जिस प्रकार की आपकी स्टोरी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।